Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, हम शुरू करें एक नया चैप्टर द सॉलिड स्टेट. अभी ये जो चैप्टर है वो पर्टिकुलरली ट्वेल्थ साइंस एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें सेमेस्टर 1 में पहला चैप्टर लिस्टेड है. ट्वेल्थ साइंस का जितना भी सिलेबस इस बुक में दिया गया है उतना ही सिलेबस सी एस आई या नेट जी सेट एंड पी एच डी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी है. डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि नेट और जीसेट के एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. और ट्वेल्थ साइंस की अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी सी थियोरी लिखनी पड़ेगी. ठीक है. बाकी जो सिलेबस वाइज चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो इन सभी डेजिग्नेशन के लिए सिमिलर है. सो आई होप कि आपको सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे वो इन सभी डेजिग्नेशन के लिए यूज़फुल होगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर. हम इस चैप्टर को किस तरीके से देखने वाले हैं वो सबसे पहले एजेंडा हम देख लेते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट कि व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट एक्चुअली. एमोर्फस और क्रिस्टलाइन उसके जो दो पार्ट पढ़ेंगे वो हम देखेंगे. इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका हम क्लासिफिकेशन आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे. कहाँ से कंप्लीट करेंगे? हम ट्वेल्थ साइंस की एनसीईआरटी की बुक में से. क्योंकि जब भी आप किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, बेसिक जो है वो आपकी स्कूल लेवल की बुक में जो होते हैं वो आपको बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से वो लोग शुरू करते हैं. तो आपके जितने भी कंसेप्ट है वो वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं. तो वही पीडीएफ में यूज़ करने वाली हूँ ताकि आपको चीज़ें बेसिक से पता चले. कल के वीडियो लेक्चर के अंदर सेकंड में हम देखेंगे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल. और उसको याद रखने की, सातों जो यूनिट सेल आपके होंगे उसको याद रखने की हम ट्रिक देख रहे होंगे. क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी यानी कि एंगल होगा, इंटरफेशियल एंगल होगा, जो यूनिट सेल की जो लेंथ है, तो 3 तरह की जो लेंथ होती है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो सारी चीज़ें 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए आपको याद रखनी होती है. और एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू में वो चीज़ आपको पूछी जाती है. ठीक है. तो वो याद रखने की ट्रिक हम देखेंगे. नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल वो भी हम देखेंगे कि कोई भी अगर आप क्रिस्टल ले लो तो कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल. तो वो चीज़ें भी हम काउंट करना कल के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि खाली जगह. ठीक है. तो वो दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, वो डिस्कस करेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उसमें से जनरली आपको नेट में, जीसेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सम पूछा जाता है ऑलमोस्ट 4 मार्क का या फिर 2 मार्क का. तो वो हम सीखेंगे. और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट जो होते हैं किसी भी लेटिस के अंदर, और अदर डिफेक्ट भी हम डिस्कस कर रहे होंगे. उसमें जो फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम इस चीज़ की देखेंगे जहाँ पे हम डोपिंग क्या होता है वो देखेंगे. डोपिंग के अंदर ही हम देखेंगे एनएनपी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें आपको पता होगा फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म का जिक्र हम करेंगे. तो फोर्थ वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ के चीज़ों को ख़त्म करेंगे. नेट और जीसेट के लिए अगर कोई चीज़ बाकी रहती है, कोई टॉपिक बाकी रहता है, तो मैं फर्दर फिफ्थ वीडियो लेक्चर से उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी और इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. सो दिस इज़ योर यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट. जिस भी जगह पे बुक में से जिस भी जगह पे चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैंने उसे ऑलरेडी हाईलाइट करा हुआ है. We shall discuss different possible arrangement of particle resulting in several type of structures. यानी कि जो particles होते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक particle रख दिया, यहाँ पे एक particle रख दिया, यहाँ पे एक रखा और यहाँ पे रखा. ठीक है. तो अगर इन 4 particle को मैं इस तरीके से भी रख सकती हूँ, इस तरीके से भी मैं रख सकती हूँ. ठीक है. तो ये जो 4 पार्टिकल है इनकी अरेंजमेंट में अगर इस तरीके से करूँ तो ये इस तरीके का शेप होगा. अगर इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया तो इस तरीके का मुझे शेप मिला. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्ट इन सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. आपको दिख रहे होंगे कि 4 पार्टिकल का ही हमने यूज़ करा तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिफरेंट मिले.
एंड एक्सप्लोर वाई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स लेंड्स टू द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यानी कि हमने चार कोई भी एलिमेंट यूज़ करे, चार पॉइंट हमने यूज़ करे और हमने दो जो है वो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सॉलिड बनेंगे। ठीक है, सॉलिड की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो भी सॉलिड बनेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सॉलिड क्यों बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस की फोर जो है वो स्टेट होते हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और चौथा जो होता है वो आपकी प्लाज्मा स्टेट होती है। ठीक है, वो हमने 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए हैं। तो सॉलिड जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं दो एटम के बीच में, क्योंकि दो एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो दो फोर्स अगर ज़्यादा है अगर दोनों के बीच में, तो दोनों एटम जो होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, और क्योंकि वो टाइटली बाउंड होंगे वो सॉलिड के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सफिशेंटली लो टेम्परेचर पे क्या चीज़ होती है कि एनर्जी लो होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो दोनों मोलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा टाइटली यानी कि क्लोज जो होते हैं वो बाउंड करके रखते हैं और क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ आई। हमारे पास कोई भी दो मोलिक्यूल है, उनके बीच में उनके बीच में जो फोर्स होगा इतनी जगह पे वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। कब? जब सफिशेंटली लो टेम्परेचर होगा और जब एनर्जी लो होगी। ठीक है, तब हमारा जो पूरा एक कंपाउंड होगा तब वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। एक जनरल एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ का कि सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, इट मीन्स हम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर ले लें और रूम टेम्परेचर का हम ले लें। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि वाटर जो है, ठीक है, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। अभी इसी रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए कि 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे मैंने जो वाटर लिया उसी वाटर को मैंने रख दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर जहाँ पे ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो जैसे हमने टेम्परेचर को लो करा 27 से डायरेक्ट 0 पे ला के रख दिया, तो आपको जनरली ये चीज़ पता होगी कि जो आपका लिक्विड है, वाटर है, वो रेफ्रिजरेटर में जम जाएगा यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो वो सॉलिड बन गया। तो लिक्विड में से सॉलिड कब हुआ, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ करा। ठीक है, तो जब डिक्रीज़ होता है तब उसकी एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। और लो एनर्जी में और लो टेम्परेचर में दोनों जो मोलिक्यूल होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगता है, और दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे के पास जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, एंड दैट इज़ वाई वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ यहाँ पे जनरल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करी हुई है कि डिफाइनाइट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है, वो तो हमने पढ़ के आए हम। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स या फिर एटम बोल लीजिए, मोलिक्यूल और आयन बोल लीजिए, हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, यानी कि अगर इतने पोजीशन में अगर ये दोनों मोलिक्यूल यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट हो तो सिर्फ इतनी ही पोजीशन में वो लोग ऑसिलेट कर पाते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो लोग ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लोजली वो पैक्ड होते हैं। अभी हम देखेंगे एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि एमोर्फस किसे बोलेंगे और क्रिस्टलाइन किसे बोलेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमोर्फस सॉलिड है, उन दोनों सॉलिड को हमने डिस्टिंग्विश किसके बेसिस पे करा है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट। यानी कि जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सॉलिड में उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे बोलेंगे, जहाँ पे जियोमेट्रिकल शेप हो, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल या फिर एटम या फिर मोलिक्यूल और आयन जो होती है वो रिपीटेटिव इन 3 डायमेंशन और ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड इट मीन्स कि
सिमेट्रिक ऑर्डर में वो अरेंजमेंट उसकी होती है 3 डायमेंशन में, यानी कि तीनों डायरेक्शन में। यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये है आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और ये है आपका एमोर्फस स्ट्रक्चर। अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करो तो इसके बाजू में ये दूसरा है, दूसरे के बाजू में ये तीसरा है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर लगा हुआ है, फर्दर इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है, इसके बाजू में एग्जैक्ट इस तरीके से ये जो है आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको एक ऑर्डर में, एक सिमेट्री में दिख रहा होगा। जबकि अगर आप इस मोलिक्यूल को देखो तो सारे, देखिए ये वाली जो रिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली रिंग थोड़ी सी छोटी है, ये वाली रिंग इससे भी बड़ी है, इसके ऊपर अगर आप जाओ तो इससे भी बड़ी है। तो यहाँ पे कोई रेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके के सब्सटेंस को हम बोलेंगे एमोर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर अगेन 3 आपके जो रिंग है वो जुड़ी हुई है, और रिंग की जो साइज़ है वो भी सिमिलर है, जबकि यहाँ पे रिंग की साइज़ ही सिमिलर नहीं है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज जो होते हैं वो टिपिकल एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर हम बात करें एमोर्फस की तो ग्लास, रबर एंड मैनी प्लास्टिक, ग्लास और रबर, तो वो आते हैं हमारे एमोर्फस सॉलिड के अंदर। एमोर्फस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एमोर्फस कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है एमोर्फोस, मीनिंग नो फॉर्म। नो फॉर्म यानी कि उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होगा। ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन का ज्योमेट्रिकल शेप होगा, वो आपको याद रखना है। The arrangement of constituent particle, atom, molecule और ion in such a solid has only short range order, यानी कि कुछ ही रेंज में वो क्या होते हैं? ऑर्डर में होते हैं, फिर उनकी रेंज वापस से बिगड़ जाती है, फिर वापस से वो लोग सिमेट्री में आ जाते हैं। तो इस तरीके की उनकी रेंज होगी। और रेगुलर पैटर्न आर स्कैटर्ड, यानी कि रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो वो क्या हो रही होगी एमोर्फस में? स्कैटर्ड हो रही होगी, यानी कि हिल सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 3 है वो एक सीधी लाइन में है, जबकि यहाँ पे जो ये 3 आपके, अगर आप इन 3 की बात करो तो ये सीधी लाइन में नहीं है। ठीक है, तो स्कैटर्ड है उनकी अरेंजमेंट। तो आई होप आपको ये दोनों इमेज में से पता चल गया होगा कि एमोर्फस सॉलिड हम किसे बोलेंगे, जहाँ पे कंस्टिट्यूंट यानी कि मोलिक्यूल और यानी कि आयन की जो अरेंजमेंट होती है वो सिमेट्रिक होती है, रेगुलर होती है, और एमोर्फस के अंदर कोई रेगुलर या फिर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द मोलिक्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, टेम्परेचर, दे मेल्ट एब्रुटली एंड बिकम लिक्विड, यानी कि वो बहुत ही धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और तब वो जाके लिक्विड बनते हैं। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बहुत ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई रेंज पे देखने को मिलेगा। जबकि एमोर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप। आपको पता होगा कि जो सॉलिड होते हैं उनको हम किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनको हम किसी भी स्टेट में मोल्ड कर सकते हैं। तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे सॉफ्ट होते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे, और उसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शेप में रीशेप कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोली गई है। लाइक लिक्विड एमोर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि एमोर्फस सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फ्लो भी करते हैं, सेम एज लिक्विड, दो वेरी स्लोली, यानी कि बहुत ही स्लोली वो करेंगे, लेकिन वो फ्लो तो करेंगे। देयरफॉर सम टाइम दिस आर कॉल्ड शूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये जो एमोर्फस सॉलिड हम बोलेंगे, तो एमोर्फस सॉलिड के आपको 2 और नाम याद रखने हैं। शूडो सॉलिड यानी कि वो सॉलिड भी है और वो लिक्विड के जैसे भी बिहेव करते हैं। तो शूडो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर, 50% सॉलिड 50% लिक्विड, तो उसे हम बोलेंगे शूडो। शूडो यानी कि 50-50%, ठीक है, हाफ इतना हाफ इतना। तो शूडो सॉलिड हम इसे बोल सकते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड को अगर हम बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर पे रखते तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम बोले तो हम उसे बोल सकते हैं एमोर्फस
एमोरफस कंपाउंड। एमोरफस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक हमें याद रखना है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। एनिसोट्रॉपिक क्या होगा? एनिसोट्रॉपी इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से ए से बी में अगर आप जाओ तो आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सी टू डी में अगर जाओ, यहाँ से यहाँ अगर आप जाओ तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? सी से डी में आपको एक रेड सर्कल है, एक आपका ब्लू सर्कल है, एक रेड सर्कल है, एक ब्लू सर्कल है। तो ये जो मोलिक्यूल की अरेंजमेंट है वो आपको लीनियर और सिमिलर दिखेगी। जब अगर आप ए से बी में आओ या फिर बी से ए में आओ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ब्लू मिलेगा और राइट हैंड साइड रेड मिलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ब्लू मिलेगा, यहाँ पे भी रेड है। तो दोनों साइड जो है वो पार्टिकल की अरेंजमेंट सिमिलर है, यानी कि रेगुलर है। तो उसे हम बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट इन क्रिस्टलाइन जो होते हैं सॉलिड उसमें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड के बीच में जो हमारी डिफ्रेंशिएट थी वो आप इस चीज़ से, इस यहाँ पे जो आपको ये वाला टेबल दिया गया है उसमें से आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। शेप जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफाइनाइट होता है, इसका कोई एमोरफस का कोई शेप नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि एमोरफस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज अगर हम करें सॉलिड का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल, यानी कि अगर हम नाइफ से अगर उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन और स्मूथ होगी। ठीक है, प्लेन और स्मूथ होगी। जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर NaCl का एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की पीस को अगर आप बीच में से काटोगे तो स्मूथ और प्लेन उसकी सरफेस आपको देखने को मिलेगी। जबकि एमोरफस सॉलिड में क्या होता है, व्हेन वी कट द शार्प एज टूल, यानी कि अगर हम इसे तोड़ते हैं, दे कट इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर सरफेस, यानी कि दोनों की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, इरेगुलर होगी। अगर आप एग्जाम्पल एज्यूम करना चाहो तो एमोरफस चीज़ों में आप एग्जाम्पल सोच सकते हो चॉक का। जो हम वाइट बोर्ड पे जो चॉक से हम लिखते हैं, तो अगर वो चॉक को हम तोड़े बीच में से, तो दोनों जो टुकड़े होंगे उन दोनों टुकड़े की जो सरफेस अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्या होगी, हिली हुई होगी, स्मूथ आपको वो नहीं दिखेगा। तो चॉक जो आपका होता है, चॉक डस्टर वाला चॉक, वो आपका आएगा एमोरफस सॉलिड के अंदर। दे हैव डिफाइनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और एमोरफस सॉलिड के अंदर कोई फ्यूजन एंथैल्पी डिफाइनाइट नहीं होती है। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें, क्रिस्टलाइन में, और आइसोट्रॉपिक नेचर हमें देखने को मिलेगा किसमें, एमोरफस सॉलिड में। अरेंजमेंट अगर हम बोले तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसे हम ट्रू सॉलिड भी बोलेंगे, और आपके जो कौन से थे ये वाले एमोरफस जो आपके सॉलिड थे उसे हम शूडो सॉलिड बोलेंगे, और फिर हम बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये दो नाम जो है आपको याद रखने, क्रिस्टलाइन यानी कि ट्रू सॉलिड और एमोरफस यानी कि शूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। लॉन्गर रेंज ऑफ ऑर्डर उनकी जो मोलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगी, और शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर में अरेंजमेंट देखने को मिलेगी आपको एमोरफस के अंदर। अभी अपेरेंटली अपीयर एमोरफस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर आपको किसी में देखने को मिले कि वो एमोरफस भी है और बहुत ही छोटे अमाउंट में वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी रखते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या बोलेंगे हम उसे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल्स जो होते हैं ऑफ्टन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन, जो मेटल होते हैं वो मेटालिक सैंपल अगर हम ले तो वो अपीयर होते हैं आइसोट्रॉपिक के तौर पे। सैंपल यानी कि मान लीजिए ये हमारा पूरा मेटल का सैंपल है जिसमें मेटल के बहुत सारे एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके से होंगे, आइसोट्रॉपिक, यानी कि वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे एमोरफस प्रॉपर्टी से। ठीक है, इवन दो अ सिंगल क्रिस्टल इज एनिसोट्रॉपिक। सिंगल क्रिस्टल यानी कि अगर मैं यहाँ से इस सैंपल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ तो ये जो टुकड़ा होगा वो आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा होगा। तो जो पूरा सैंपल होगा वो एमोरफस प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा, और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम ले लें तो वो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, पोजेस करेगा। तो ऐसे मोलिक्यूल को हम बोलेंगे, ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है,
amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. तो सनलाइट के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फोटोवोल्टेइक मटेरियल में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन का, और सिलिकॉन एक एमोरफस मटेरियल है, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि मोलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस फेज, द मेथड डिपेंड ऑन पर्पस इन हैंड। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड के हिसाब से, कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से, वान डर वाल्स फोर्सेस के हिसाब से और मेटालिक बॉन्ड के हिसाब से हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अगर हम मोलिकुलर सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड में जो पहला टाइप है वो है हमारा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर यानी कि दोनों जो है वो सेम पोल होंगे। ठीक है, उसमें आएंगे आपका आर्गन और हीलियम। ठीक है, आर्गन और हीलियम जो है उसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए H2, तो H2 यानी कि दोनों सिमिलर एटम है, तो वहाँ पे तो कोई आपको पोल देखने को नहीं मिलेगा। पोल यानी कि पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, अगर दोनों अट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर यानी कि दोनों सिमिलर एटम होंगे। तो Cl2 I2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोलिकुलर के अंदर नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। Molecules are held by weak desorption force or London forces, about which you have learned in class 12. नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो सॉफ्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो पास नहीं होने देते और सॉफ्ट होते हैं। जनरली वो लिक्विड और गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर में आप देख पा रहे होंगे HCl एंड SO2 आर द एग्जाम्पल। यहाँ पे H प्लस है और Cl माइनस है, तो दो पोल आपको देखने को मिलेंगे और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से ये बंधे हुए होंगे। ठीक है, इंटरैक्शन जो होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर, जो आपके नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो थे उनसे ज़्यादा उनका होगा मेल्टिंग पॉइंट। गैसेस लिक्विड टेम्परेचर पे होंगे वो। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड, यानी कि पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं वो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन SO2 और NH3 ऐसे कंपाउंड है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड यानी कि कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी एटम बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बाउंड करेगा F माइनस से, O माइनस से या फिर नाइट्रोजन माइनस से। तो ये वाली जो एंटिटी होगी वो नेगेटिव होगी, हाइड्रोजन वाली जो एंटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और क्योंकि हाइड्रोजन के साथ बन रहा है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉलेटाइल लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने ये चीज़ देखी कि कॉमन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो जो आपके मोलिकुलर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड थे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड थे और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड थे, तो वो सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो लिक्विड और गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये तीन कॉमन चीज़ें थी इन तीनों के बारे में। आयनिक सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें, हमने पहले क्या देखा? मोलिकुलर सॉलिड देखा। अभी अगर हम आयनिक सॉलिड के बारे में बात करें तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कुलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी आयन होते हैं वो कौन से फोर्स से बंधे हुए होते हैं? तो वो कुलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और नॉट फ्री टू मूव, यानी कि जो भी आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे उसे हम यूज़ करेंगे। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर द आयन बिकम फ्री टू मूव एंड दे आर कंडक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, लेकिन अगर हम उसको वाटर के अंदर या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम डिजॉल्व कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री हो जाते हैं आयन मूवमेंट के लिए। मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय द हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे हमने देखा कि
एक जो कोई भी एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होंगे। यही है हमारा मॉडल ऑफ एटम। तो पॉजिटिव चार्ज जो मेटल होगा उनके अराउंड, पॉजिटिव चार्ज आयन जो होगा उसके अराउंड होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल यानी कि मूव कर रहे होंगे। Mobile electrons are responsible for the high electricity or thermal conductivity of the metal. Electric field is applied. These electrons flow through the network of positive ion. तो यहाँ पे जो है वो सिंपल यही चीज़ बोली गई है कि इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे कंडक्शन होगा। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की अगर हम बात करें तो जाइंट मोलिक्यूल्स होते हैं वो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। नेटवर्क का मतलब आपको पता होगा कि नेटवर्क यानी कि बहुत बड़ा एक झुंड। कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। हार्ड और ब्रिटल होते हैं ऐसे सॉलिड, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर के तौर पे यूज़ होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉलिड। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो वो कंडक्टिविटी बताता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करता है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, वो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। अभी ग्रेफाइट में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो उसका रीज़न जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। Carbon atom are arranged in different layers and each atom is covalently bonded to 3 of the neighboring atom in the same layer। यानी कि एक लेयर के अंदर एक ये वाला अगर आप लेयर ले लो तो जो आपका ईच एटम होगा वो कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ देयर नेबरिंग एटम्स। एक एटम दूसरे 3 एटम के साथ, जो बाजू में आए हुए 3 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ता है। और फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर एंड इज फ्री टू मूव। ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि एक एटम की जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे 3 एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक ये वाली वैलेंसी होगी वो क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो होगा वो फ्री होगा और दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, फ्री टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अनदर। यानी कि ये जो दोनों लेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं। और इसी की वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, सॉलिड के तौर पे होता है लेकिन सॉफ्ट सॉलिड के तौर पे होता है एंड गुड सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड यहाँ पे हमने ये वाला जो आपका टेबल है वो अगर आप करके जाओगे तो पूरी जो आपकी ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे हमने देखा मोलिकुलर सॉलिड के 3 टाइप, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों कैसे होते हैं, दोनों सॉफ्ट होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला होगा वो हार्ड होगा। ठीक है, और इनका जो यूज़ है वो इंसुलेटर के तौर पे हम इसे करेंगे। और यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके अंदर आयन होते हैं पार्टिकल में। कुलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगता है, वो आपको याद रखना होगा। मोलिकुलर सॉलिड के अंदर जो नॉन पोलर होंगे वो डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस से बने हुए होंगे। पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। मेटालिक सॉलिड के अंदर हमारे पास दोनों मेटल एटम के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, यानी कि पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कुछ मेटल के एग्जाम्पल दिए रहेंगे। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और फेयरली हाई इसका जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको रिवाइज करने के लिए ये जो टेबल होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का मेन पॉइंट जो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल है, तो वो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे।
आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट. सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव.